नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं जाने माने प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। हम इनके बारे में जितना बताएं उतना कम है। सर, आपकी प्रशंसाएं हमने बहुत सुनी हैं, बहुत ज़्यादा। आप पर्यावरण के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बात करें तो आप कहें तो पर्यावरण से लेकर के बहुत चीज़ें हैं जो की हैं। बहुत धन्यवाद आप। सर, बात करें हम आज दिव्यांगों के लिए जो आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया जीटीबी हॉस्पिटल में, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से दिव्यांगों को आज भी लोग विकलांग जो है संबोधित करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों के समाज में ये मान्यता है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची शारीरिक दृष्टि से किसी समस्या का शिकार है तो वो कुछ एक पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, माता पिता को सजा है और ये कोई एक तरह से शर्म की बात। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि हमारे शरीर के निर्माण में जो माँ के गर्भ में होता है, अगर जरूरी खान पान का ध्यान नहीं रखा गया तो बच्चा या बच्ची बहुत सारे दोषों के साथ पैदा होता है। उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि हम हर तरह से अपने शरीर और मन दोनों का विकास कर सकें। जब हमारे बीच में ये सच्चाई है कि लगभग 5% लोग देश की आबादी के, स्त्री और पुरुष, गांव और शहर के, शारीरिक त्रुटियों के शिकार हैं, तो उसका वैज्ञानिक समाधान करना होगा। जैसे आपने देखा कि जो बच्चे दृष्टि दोष के साथ पैदा होते थे, अंधापन के शिकार होते थे, उसका कारण हमें पता लगा कि विटामिन डी माँ को कम मिलता था गर्भावस्था के समय में। उसको खिलाना शुरू किया और अंधे बच्चों का जन्म घट गया। पोलियो का टीका लगाया तो ये जो पोलियो की महामारी जैसी एक समस्या थी वो अब घट रही है। ऐसे ही हम लोगों ने खून की कमी के कारण जो बच्चों को समस्याएं होती हैं, बच्चियों को, तो आयरन की गोलियां देना शुरू किया। विज्ञान का इस्तेमाल करना है, चिकित्सकों का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जो हमारे बीच में अभी हैं उसमें 2/3 गांव में हैं, 1/3 शहर में है। शहर में तो फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा है। जैसे आज ही गुरु तेग बहादुर जैसे बड़े अस्पताल में पूर्वांचल विचार मंच जैसे एक मजबूत संगठन की मदद से और संगठनों ने सहयोग किया और 50 लोगों को साइकिल रिक्शा दिया जा रहा है, व्हील चेयर दी जा रही है। लेकिन गांव में ऐसी घटनाएं, ऐसा अवसर, ऐसी कोशिशें कम होती हैं। फिर पुरुषों का फिर भी कुछ थोड़ा बहुत ख्याल होता है। जो स्त्रियां विकलांगता के शिकार हैं वो तो न घर की हैं न घाट की हैं। हमने जो 2016 में एक राष्ट्रीय कानून बनाया जिसको कहा गया डिसेबिलिटी एक्ट, उस एक्ट में कई व्यवस्थाएं की गई हैं, शिक्षा से लेकर रोजगार तक में विकलांगता से शिकार स्त्री पुरुषों के लिए विशेष अवसर यानी आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है। क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधियों का मंच है यानी विधानसभा, लोकसभा, वहाँ 5% आबादी होने के बावजूद इसके बारे में कोई सजगता नहीं है। तो ये आज का प्रस्ताव आया डॉक्टर राकेश रमन झा की तरफ से कि उनके लिए राष्ट्रपति के जो नामांकित सदस्य होते हैं, राज्यपाल के नामांकित नॉमिनेटेड मेंबर्स, उनमें 10-12 लोगों को नामांकित किया था। कम से कम 1-2 तो ऐसे लोगों जो शारीरिक अक्षमता के शिकार हो। बताया गया कि 75 साल की हमारी लोकतंत्र निर्माण यात्रा में अब तक कुल 4 व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बने और 6 विधानसभा के। ये अलग बात है कि उनमें से एक व्यक्ति श्री जयपाल रेड्डी केंद्रीय मंत्री भी बने और बड़े सफल मंत्री थे। तो आज की जो ये गोष्ठी हुई, ये सर, मैं आपकी बात नहीं जानना चाहूँगी, क्या लगता है कि सरकार इन लोगों के लिए विशेष छूट नहीं देना चाह रही है लोकसभा राज्यसभा में जिस प्रकार से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सिनेमा में काम करने वालों का प्रतिनिधित्व है, साहित्य में काम करने वालों का प्रतिनिधित्व है, समाज सेवा में काम करने वालों का प्रतिनिधित्व है,
लेकिन जो विकलांगता से शिकार हैं लोग और उनसे जुड़े जो संगठन हैं उनका प्रतिनिधित्व न होना, ये तो कोई चुनाव की भी बात नहीं, इसमें तो नामांकन खाली करना है, माननीय राष्ट्रपति जी के सामने नाम रखना है, माननीय राज्यपाल जी के सामने नाम रखना है। दिल्ली का भी आज उदाहरण आया कि दिल्ली की सरकार ने जो एल्डरमैन के रूप में म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में नामांकन का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को है, मंत्री ने नाम संशोधित किया और राज्यपाल ने उसकी अनदेखी किया। तो जैसा आपने कहा, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है। ये राष्ट्रपति, राज्यपाल और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में सहमति का सवाल है। बात करें, चूंकि कई दल और कई पार्टियां आती हैं चुनावों के टाइम में, कहें तो दिव्यांगों के मुद्दों को बड़ा उठाती हैं, और जब वोट ले लेती है तो वो मुद्दे कहीं ना छिप जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? वो बात बिल्कुल ठीक है। उसमें एक कारण तो यही है कि दिव्यांगों का या विकलांगों का अपना राष्ट्रीय संगठन बहुत कमजोर है। दूसरा, मीडिया या जन संगठन उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा, उनकी वोट की लॉबी नहीं होने के कारण दलों का ध्यान उधर ज्यादा जाता है जहां से उनको नोट मिलता है और वोट मिलता है। तो हमें अपने समाज की इस उनके नाम पे तो राजनीति की जाती है ना, हम हाँ, लेकिन उनका वोट बैंक नहीं है ना, उनका वोट बैंक नहीं है। जैसे सामाजिक विषमता के शिकार लोगों का वोट बैंक है, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनकी समस्याओं की उपेक्षा करें। विकलांगों का संगठन कम है और आपस में एकता नहीं है। दूसरे, विकलांगता के कई प्रकार हैं, जैसे दृष्टि का सवाल है, देखने की समस्या वाले, सुनने की समस्या वाले, शारीरिक यानी हड्डियों का ऑर्थोपेडिक समस्या वाले, और फिर मानसिक समस्या वाले। चार तो ये मोटे समूह बन जाते हैं। तो अगर जैसे ये पूर्वांचल विचार मंच है, ऐसे संगठन देश में खड़े हों, उनका आपस का एक फेडरेशन बने, ताना बाना बने, तो जो बात आपने संकेत में कहा वो कमी दूर हो जाएगी। सर, बात करें, आज भी दिव्यांगों को जो है उनके सर्टिफिकेट्स बनवाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो खुद तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो जैसे आज भारत की सरकार और राज्य की सरकारें खाने के सवाल को सुलझाने के लिए होम डिलीवरी कर रही हैं, वैसे ही ये जो प्रमाण पत्र का सवाल है, इसको उस सूची में डालना चाहिए, जिससे कि अगर मैं विकलांग हूँ या मेरे परिवार में कोई विकलांग है, उसकी सूचना हम प्रशासन को दें, और प्रशासन की तरफ से जांच के लिए कोई आए, जांच से संतोषजनक परिणाम जब मिल जाए तो प्रमाण पत्र हमको मिल जाए। आखिर अभी की परिस्थितियों में आप स्टेट बैंक की तरफ से और तमाम बैंकों की तरफ से घर घर आकर के लोग तमाम तरह की प्रोजेक्ट, तमाम तरह के प्रोडक्ट तो बांटते हैं विकलांगों के बारे में, और ये कोई अपार संख्या भी नहीं है। राज्य देश पीछे 5% है, और दिल्ली जैसे राज्य में कुछ लाख लोग हैं। तो छोटे राज्यों से शुरू किया जा सकता है। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, गोवा है, और जब छोटे राज्यों में समस्या सुलझ जाएगी तो आपस में होड़ लगेगी। दिल्ली में ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग दलों के हैं, इनमें आपस में होड़ विकलांगों के लिए शुभ साबित होगी। सर, बात करें, कई बार ऐसा होता है कि सामान्य स्कूलों में इन लोगों को एडमिशन जो किया जाता है वो बड़ा मुश्किल होता है कि सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका एडमिशन इसमें होगा तो बड़ा डिफिकल्टी होती है सर। हालांकि वो बुद्धि से बहुत तेज हैं, तर्रार हैं, हर चीज में IAS IPS निकलते हैं सर। सिवाय मानसिक दोषों के बाकी सभी विकलांगता के शिकार लोगों के लिए अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, बनारस विश्वविद्यालय में हमने 35 साल अध्यापन किया है, और उसमें शारीरिक विकलांगता के शिकार, दृष्टि दोष के शिकार, न सुन पाने की कमी के कारण जो विद्यार्थी आए, वो औसत विद्यार्थियों से उन्होंने अच्छा किया। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में ही लगभग 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आप कहेंगे कि दृष्टि दोष है, नेत्रहीनता के शिकार हैं, लेकिन उनके अध्यापन में कोई कमी नहीं है। दुनिया का जी हाँ, उनके अंदर ज्यादा जिम्मेदारी की भावना रहती है। आप जानते हैं दुनिया का जो इस समय सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो अभी माना गया वो है स्टीफन हॉकिंस, और वो तो बेचारे न चल सकते हैं न बोल सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग दुनिया के करोड़ों लोगों से ज्यादा तेज चलता है। IQ लेवल। तो स्टीफन हॉकिंस से लेकर के और जयपाल रेड्डी जो भारत सरकार के मंत्री थे,
कई बार लोकसभा के मेंबर हुए, जो उनका बचपन से पोलियो के पैर शिकार था, चल नहीं पाते थे बैसाखी के बिना। तो ये सब उदाहरण ऐसे हैं। और अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कि अगर हम चल नहीं पाते हैं, सुनने का दोष है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहा है। तो अगर हम और आप यानी शिक्षा से जुड़े लोग, मीडिया से जुड़े लोग और नागरिक संगठन से जुड़े लोग, ये तीन अपने हाथ मिला लें तो दलों पर भी दबाव पड़ेगा और सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा। मैं उनका नाम अपने जहन से, दिमाग से भूल रही हूँ सर। एक लेडी हैं जो कि एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गई थी, उनका एक्सीडेंट हो चुका था। जी। और उन्होंने कृत्रिम के माध्यम से एवरेस्ट तक गई, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर बिना पाँव वाली, साल के अंदर अंदर ये मुकाम बिना पाँव वाली महिला सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। तो आज तो दुनिया में खेल भी होने लगे हैं जिनको कहते हैं आप चैलेंज, फिजिकली चैलेंज ओलंपिक। यानी कि कहना चाहेंगे कि इंसान शरीर से नहीं, अगर जो मन से अगर स्वस्थ है, दिमाग से स्वस्थ है, क्योंकि आत्मविश्वास अगर है तो ये शारीरिक दोषों को हम काबू में ला सकते हैं। इसमें सरकार की सहानुभूति चाहिए, वैज्ञानिकों की सहानुभूति चाहिए, सबसे ज्यादा माँ पिता और पास पड़ोस की मदद चाहिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दिव्यांगों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? देखिए, इस समस्या के दो पहलू। एक तो जिनको शारीरिक विकलांगता की समस्या है, उनको अपने मन में आत्मविश्वास के साथ कुछ लक्ष्य तय करना चाहिए और उनके आसपास में जो विकलांगता से पीड़ित होने के बावजूद सफलता की कहानियां हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरी तरफ परिवार से लेकर पड़ोस तक के लोग समझना चाहिए कि ये ईश्वर की शरारत नहीं है, ये प्रकृति का दोष नहीं है, ये हमारे अपने समय में लापरवाही का नतीजा है। इसमें डॉक्टरों की मदद, वैज्ञानिकों की मदद, टेक्नोलॉजीज़ की मदद और सबसे ज़्यादा साधन संपन्न हिस्से की मदद चाहिए, जिससे कि उनको जो मदद की ज़रूरत है, मशीन की ज़रूरत है, पढ़ाई में एकता की ज़रूरत है, समावेशी विकास की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को वो पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि ये एक किसी का दोष नहीं है इसमें, ये हमारी खुद की कमी की वजह से ही, कहीं ना कहीं लापरवाहियों की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट सरकार का होना चाहिए, समाज का होना चाहिए, घर का होना चाहिए, तभी ऐसे बच्चों का विकास हो सकता है और वो देश में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।